यस हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। अरे एग्जाम डिले हो गए लेकिन पढ़ाई डिले नहीं करनी है, ठीक है जी। पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करो, ठीक है, बिकॉज लास्ट मोमेंट में आपके बोर्ड एग्जाम्स वालों ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है। इट मीन्स एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। कितना परसेंटेज आएगा वो श्योर नहीं है, बट एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है जी। चलो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा पेंडिंग रह गया था, तो ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में से भी अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये आता है, ठीक है, अगर ये एग्जाम में आता है तो मार्क माय वर्ड्स की मेजॉरिटी बच्चे ना क्वेश्चन बैंक को हाथ भी नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। बट हम लोग करके जाएंगे, बिकॉज अगर ये एग्जाम में आएगा असर्शन एंड रीजनिंग तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द टाइप्स उन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो एग्जाम में इसी में से ही आने के चांसेस होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। वापस से बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक के पीछे आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक के पीछे आपके जो महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसके पीछे आपको ये असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट करना जरूरी है, ठीक है। चलो फर्स्ट मैम, असर्शन मतलब क्या होता है और ये रीजनिंग। सी, असर्शन मीन्स अ स्टेटमेंट। असर्शन मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट के नीचे उन्होंने एक असर्शन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। अब आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। आपने आपके माइंड में बोल दिया ठीक है सही है ये वाला पार्ट, क्योंकि यस माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज होता है। अब रीजन पढ़ो एक बार, रीजनिंग। क्यों स्लाइसिंग मेथड? क्योंकि स्लाइसिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया उन्होंने, तो ये वाला पार्ट गलत है। मतलब कौन सा सही है? असर्शन ट्रू है, ठीक है, बट ये जो रीजन उन्होंने दिया है ये फॉल्स है, ठीक है। चलो अब इसके ऑप्शन देखो एक बार, किस तरह से वो लोग बोल रहे हैं। ए इज ट्रू बट, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। ए इज फॉल्स मतलब असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू, यहाँ पे भी दोनों ए एंड आर ट्रू है, लेकिन फर्स्ट थर्ड वन में क्या दिया है, जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आपको ट्रू ट्रू वाले पार्ट कौन से हैं, ये देखो, ये सब ये दोनों में ट्रू ही है, दोनों ट्रू है, ठीक है। एक में रीजनिंग करेक्ट है, दूसरे में बोल रहा है रीजनिंग करेक्ट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे तो रीजनिंग ये वाला जो पार्ट है ये टोटल फॉल्स है, समझ में आ रहा, रीजनिंग टोटल फॉल्स है। चलो आ जाओ फिर यहाँ पे देखो, असर्शन ट्रू एंड रीजनिंग फॉल्स। अरे अगर दोनों ट्रू होता था, ए भी ट्रू आर भी ट्रू, तब ये वाला पार्ट, तब ये 3 और 4th वाले ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। जब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो योर फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आंसर करना है ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन कैसे आंसर करना है। एक असर्शन दिया होगा, एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के नीचे रीजन दिया है कि क्यों ये स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। एंड बाद में नीचे ऑप्शन दिए कि मुझे बताओ असर्शन ट्रू है, रीजनिंग फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजनिंग ट्रू है, दोनों ट्रू है, रीजनिंग करेक्ट है, दोनों ट्रू है लेकिन रीजनिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या शो करता है कि हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। सही है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक में जनरल प्राइस लेवल वाला, एक बात बताओ मुझे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप याद करो, फटाफट से स्कोप में जाओ, माइंड में फटाफट से वो पेज ओपन करो, ठीक है। स्कोप वाला है, वहां पे जनरल प्राइस थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन पढ़ा था आपने, यस। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। अच्छा वापस से मैं बता दूं, जो भी बच्चे लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेटा सिर्फ और सिर्फ 27 पेजेस की हमारी इकोनॉमिक्स की नोट्स बनी है, ठीक है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट, ठीक है। अगर आप उसी चीज को अच्छे से पढ़ लेते हो, एंड ये जो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया, मैडम कहाँ प्रोवाइड की है, ये लेक्चर के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे नोट्स के लिए एक लिंक दी है आपको गूगल ड्राइव की, ठीक है।
वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट ट्रू है, यस और नो, ठीक है। नाउ रीजनिंग बोलता है इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बोला? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो पार्ट है ये तो हमने माइक्रो में पढ़ा था, समझ में आ रहा है? तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। तो योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज ए इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स, ठीक है। चलो बढ़े आगे। थर्ड वन इज यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। अरे हाँ, ये तो मैंने बताया था आपको, यूटिलिटी का फीचर्स ही है ये। मैम याद नहीं आ रहा है कुछ भी। अच्छा, एक बार रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं, इसका फिर मैं आपको नोट्स में से दिखा दूंगी, ठीक है। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। याद करो, मैंने ये बताया था लेक्चर्स के टाइम पे, मोर इंटेंस द वांट मोर इज द यूटिलिटी, ठीक है। जितनी इंटेंस रहेगी अपनी वांट उतनी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी, ऐसा बताया था मैंने। फिर रीजनिंग क्या बोल रहा है वो लोग? रीजनिंग क्या दे रहे हैं? द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। इसका और इसका लिंक क्या है? ट्रू तो है, ठीक है, दिस इज ट्रू कि भाई, अच्छा इसका आपको याद नहीं आ रहा होगा, राइट। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। अब इसका लेक्चर्स के दौरान में मैंने आपको ये चीज बताई थी, याद है कि नाइफ, अगर चाकू है, ठीक है, नाइफ है, तो वो हमें ये नहीं बताता कि मुझसे आपसे सब्जियां काटो, सब्जियां काटोगे तो अच्छा होगा, किसी का मर्डर मत करो, ठीक है। तो चाकू हमें ये नहीं बताता, ठीक है। इट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो, ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर जो रीजनिंग है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो मैम एक बार नोट्स में से दिखा दो ना, कहाँ से पूछ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 में से पूछा है ये वाला पार्ट आपको, ठीक है। ये देखो, हमने यूटिलिटी के फीचर्स पढ़े थे, 3 कंसेप्ट्स थे, 3 पॉइंट के डिफरेंस थे और एक हमीद था, ठीक है। 3 पॉइंट के 3 कंसेप्ट थे कि रिलेटिव कंसेप्ट, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, और 3 पॉइंट थे डिफर वाले, यूपीएस वाले जो पॉइंट थे डिफर वाले थे। इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, इट डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। और फिर हमीद के पॉइंट थे एच कि भाई वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एम बोला तो मल्टीपर्पज है, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, यहाँ पे वाला पार्ट है, एंड इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो मैम ये वाला पार्ट तो आपने बता दे, ये इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, ये देखो ना यहाँ पे कंसेप्ट वाला पार्ट पूछा ना, रीजनिंग वाला पार्ट ये रहा, और जो उन्होंने आपसे असर्शन पूछा ये रहा ना असर्शन, ठीक है, यस। नोट से ही, नोट से एक बार अच्छे से बन लेना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आने दो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो, एंड बहुत ही छोटी सी नोट्स है यार, इतने एफर्ट्स करके आप लोगों को ये चीजें दिया है, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, गो एंड मैक्सिमम यूटिलाइज इट, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करो, अब तो टाइम भी है एग्जाम के लिए, है ना। चलो, 4th पॉइंट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड। अब एक मिनट रुको, शांति से, एकदम से याद नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी अपने कौन से चैप्टर में, सेकंड वाले चैप्टर में है, ठीक है। सेकंड यूटिलिटी एनालिसिस है, वहां पे ही था मार्जिनल टीयू एमयू का रिलेशनशिप था, याद करो, ठीक है। तो बोलो फटाफट देखो, वो डायग्राम देखो तो, टीयू ये यहाँ से दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, नंबर ऑफ प्लेट पानीपुरी वाला एग्जाम्पल, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो कम हो जाएगा। अरे बहुत ज्यादा पानीपुरी खाली, 10 प्लेट खाली तो सीधा, ठीक है, सीधा बाहर आ जाना है सब। एंड यहाँ से ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का, ये जो कर्व है ये टीयू का कर्व है, ये है एमयू का कर्व। अब मुझे बताओ क्या वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है? नहीं, तो इट इज फॉल्स। एंड रीजनिंग क्या बोल रहा है, वो लोग रीजन क्या देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। हाँ जी, मतलब मैं जैसे जैसे एक एक प्लेट पानीपुरी और खाती जाऊंगी, मेरी यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो कम कम होती जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट तो सही है, रीजन सही है भाई, बट ये फॉल्स है। सी देखो, 3rd और 4th ऑप्शन कब आएगा, जब दोनों ट्रू है, तो ये तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से ही आपको चूज करना है, तो कौन सा सही है, फॉल्स, ए फॉल्स है और रीजनिंग क्या है, ट्रू है। समझ में आ रहा है? यस। चलो अब फटाफट से, अब समझ में आ गया असर्शन और रीजनिंग को कैसे आंसर करना है। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं।
असर्शन बोल रहा है ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, सारी डिजायर्स डिमांड नहीं होती है। एकदम सही, एकदम सही, सारी डिजायर डिमांड नहीं होती, ये तो हमें पता है। ठीक है, क्या पता है आपको, मुझे ये बता दो। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, आपको पता क्या है? आपको ये पता है क्या डिमांड कब, इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होगी, कब कहलाएगा डिमांड? डिजायर होना चाहिए प्लस विलिंगनेस होनी चाहिए आपको परचेज करने की, विलिंगनेस टू परचेज, प्लस अपनी औकात होनी चाहिए, जो आप कार डिमांड कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी ड्रीम कार है, अपनी एबिलिटी होनी चाहिए पेमेंट करने की, एबिलिटी टू पे। ठीक है, मतलब डिमांड कब कहलाएगा? तो क्या सारे डिजायर डिमांड होते हैं क्या? नहीं, ये तो एकदम सही है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं वो? इन इकोनॉमिक्स, ओह डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। भाई दोनों ही पॉइंट एकदम सही है। ये देखो, ये रीजनिंग तो मैंने जस्ट अभी कभी बता दिया आपको, एंड ऑब्वियसली ये इसका रीजन हुआ ना, ये स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट का ये रीजन हुआ कि भाई जो सारे डिजायर है वो डिमांड नहीं होते हैं। ठीक है, सारी डिजायर्स भी होना जरूरी है, प्लस मेरी इच्छा होनी चाहिए वो गुड्स परचेज करने की, प्लस एबिलिटी होनी चाहिए पेमेंट करने की। समझ में आ रहा है? तो बोथ आर ट्रू, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अंडर एक्सेप्शनल केसेस, डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। थोड़ा सा याद करो, डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व कैसा होता है? थोड़ा सा याद करो। अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है? और सप्लाई कैसा होता है? फटाफट से क्विकली। अरे सप्लाई ऐसा होता है ना, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं? अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। मैम तो ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रीजनिंग पढ़ ले, मैं नोट से दिखा दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, इन एक्सेप्शन, रीजनिंग क्या बोल रहा है? इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कंज्यूमर बाइज मोर व्हेन द प्राइस राइजेस, मतलब वो ज्यादा परचेज करेगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा जब प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, एंड बाइज लेस व्हेन प्राइस फॉल्स। अरे यार ये तो एकदम सही है ना, गिफन पैराडॉक्स याद करो ना जरा, गिफन पैराडॉक्स, यस और नो। सी ये लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोलता है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। प्रेस्टिजियस गुड्स, गिफन पैराडॉक्स, अरे वहां पे वो ब्रेड और मीट का एग्जांपल है, याद आ रहा है? यस। तो जब डायग्राम ऐसा है तो वो डायग्राम भी ऊपर चला जाएगा, इट स्लोप्स पॉजिटिव स्लोप, मतलब वो अपवर्ड स्लोप करेगा। एक बार मैम दिखा दीजिए, चलो आ जाओ, एक बार दिखा भी देती हूँ मैं आपको नोट्स में। ठीक है, कहाँ से पूछ रहे हैं वो लोग क्वेश्चन? अच्छा सी, ये रहा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा एक और चीज देख लो यार, कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यस, ये देखो, ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, अच्छा लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको याद करने के लिए क्या क्या बताया था? हायर स्मॉलर, हसल, हायर स्मॉलर लार्जर लोअर। ठीक है, चलो, other things being constant, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, lower the price of a commodity, larger is the quantity। यार सिर्फ ये हसल याद रखो। ठीक है, और वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई में मैंने हमल का कोड दिया था। ठीक है, हसल हमल मतलब याद हो जाता है, कुछ मिस्टेक्स नहीं होती है। एक्चुअली ये डेफिनेशन है। ठीक है, इट इज डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो डेफिनेशन में ना कभी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इज वॉज आर द की भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ आपको डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है तो मैंने उसका तो आपको ऑप्शंस बताया हुआ है लेक्चर्स के दौरान। ठीक है, कि भाई आप एक्सप्लेनेशन लिख कर आओ, कि इट इज एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, बट कोशिश है कि जितने डेफिनेशन हम याद कर सकते उतने तो याद करें। ठीक है, चलो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ये था हमारा, ये देखो डिमांड का कैसे स्लोप हो रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये है हमारा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ये देखो अब वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है, क्या मैं बोलूँ वो पॉजिटिवली स्लोप कर रहा है? देखो गिवन पैराडॉक्स, स्पेकुलेशन, हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूशन, याद आ रहा है? चलो जी बढ़े आगे। आंसर्स क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर भी ट्रू है, और जो इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है ना, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो बढ़े आगे।
द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक मिनट, यूनिटरी में मैंने आपको क्या बताया था, जितने से प्राइस बढ़ेगा उतने से डिमांड बढ़ेगी, जिस प्रपोर्शन में प्राइस बढ़ेगा उस प्रपोर्शन पे। ये यूनिटरी इलास्टिक कहाँ से पे पढ़ा था मैम? अरे बच्चे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स है, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन मैम 3 टाइप्स है, वो प्राइस नहीं था, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना, इसके और 5 टाइप्स है। कौन कौन से? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये जो यूनिटरी इलास्टिक है ना, इस तरह से इसका मतलब सॉरी, ये रेक्टेंगल नहीं हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, इसका जो ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, चलो, the slope of demand curve is a rectangular hyperbola in case of unitary elastic. True, ये तो true है भाई। ठीक है, in unitary elastic demand the percentage change in price leads to more than percentage change in quantity demanded। एकदम सही है ना, एकदम सही है। क्या कर रहे हो, क्यों मिस्टेक्स कर रहे हो? यहाँ अच्छे से रीड करो क्वेश्चन, यहाँ से वो लोग आपको ना कंफ्यूज कर रहे हैं। मोर नहीं बोला, जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से ही क्वांटिटी बढ़ेगी। ये मोर देन जो वर्ड आया ना, ये यहाँ पे गलत है। समझ में आ रहा है? जिसके कारण ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। ऑलराइट, चलो जी बढ़े आगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड का। अरे रॉन्ग, टोटल एक्सपेंडिचर तो इस प्राइस चेंज होने के पहले का खर्चा कितना था, बाद का खर्चा कितना है, इन दोनों को कंपेयर करता है। पॉइंट इलास्टिसिटी थोड़ी ना बताता है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी। यस ट्रू। ठीक है, अगर मैंने मान लो ये 10 पेन हम खरीद के ला रहे हैं, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 10 पेन इंटू प्राइस ऑफ पर पेन 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। समझ में आ रहा है? तो भाई ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है, ये लो जी। ठीक है, बढ़ो फटाफट से आगे बढ़ो। अभी असर्शन बोल रहा है विदाउट स्टॉक, स्टॉक नहीं है। ठीक है, सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। अगर स्टॉक नहीं है तो सप्लाई कैसे पॉसिबल है? अरे ट्रू है ये तो। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी गुड्स का स्टॉक नहीं है तो आप सप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, ये तो ट्रू है, एकदम ट्रू। ठीक है, द स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, और जो स्टॉक है वही सोर्स है सप्लाई का। मतलब अगर स्टॉक नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगी? एक ही बात है। ठीक है, यस, इट मीन्स दोनों ट्रू है और इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, बड़े आगे। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप डाउनवर्ड। एक मिनट रुको रुको, खुद से याद करते हैं। ठीक है, वो लोग ने बोल दिया बट हम खुद से एक बार रिकॉल करते हैं। सप्लाई कर्व बोल रहा है। ठीक है, सप्लाई कर्व कैसा बताया था आपको, कैसा बन रहा था? इस तरह से बना। अरे डिमांड ऐसा बनता है, सप्लाई कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, अब एक्सेप्शंस में आ जाओ, क्योंकि ये जो लेबर सप्लाई है ना, ये एक्सेप्शन का पार्ट है। ठीक है, अरे एक्सेप्शन टू सप्लाई, एक रिप्लाई याद आ रहा है? एग्रीकल्चर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, वो सारी चीजें थी, माइजर मनी। ठीक है, चलो एक रिप्लाई। ए से क्या था? एग्रीकल्चर गुड्स। सी से क्या है? अर्जेंट नीड फॉर कैश। आर से क्या है? रेयर गुड्स। पी से क्या है? पेरिशेबल गुड्स। एल से क्या है? लेबर सप्लाई। अभी हुआ। ठीक है, अभी देखो ये जो लेबर सप्लाई वाला पार्ट उन्होंने पूछा है और लेबर सप्लाई एक्सेप्शन है, तो मैम क्या इसका डाउनवर्ड हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कैसा बोल रहा है कि कुछ हद तक सप्लाई का वैसे ही जाएगा। मतलब अगर प्राइसेस बढ़ जाएगा तो लेबर्स और काम करेंगे, फिर फिर प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, वेज रेट पर आवर बढ़ेगा तो लोग और काम करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में, कुछ टाइम के बाद में, जब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रहा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, ठीक है, फिर उसको बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब वो इट विल बेंड बैकवर्ड, वो बैकवर्ड बेंड होगा। ठीक है, वो बैकवर्ड बेंड होगा। समझ में आ रहा है? तो चलो आ जाओ यार, डाउनवर्ड ये तो फॉल्स है। ठीक है, ये जो असर्शन है तो फॉल्स है। ठीक है,
नाउ रीजनिंग में आ जाओ, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वेज रेट राइजेस, जब वेज रेट बढ़ता है, लेबर सप्लाई टेंड्स टू फॉल। ये देखो ना, एक पीरियड के बाद में, कुछ टाइम बाद में, जब हम लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, फिर हमें थोड़ी ना नंबर ऑफ आवर्स वर्क करने की जरूरत है, थोड़ी ना, अरे कोई आपको 10,000 रुपए दे रहा है तो थोड़ी ना आप 18 घंटे या 20 घंटे काम करोगे, आप बोलोगे भाई नहीं चाहिए इतना पैसा, मेरे को थोड़ा आराम भी जरूरी है ना, लेजर टाइम वो प्रेफर करता है लेबर, ठीक है। तो ये ट्रू है, बट ये जो पार्ट है ये आपका फॉल्स है, ठीक है। तो इट इज योर करेक्ट आंसर। चलो, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट कैन, एक एक करके करता है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट क्या प्राइस मेकर है? अरे आपकी मोनोपोली है मार्केट में, ऑब्वियसली आप जब चाहे, जिससे चाहे, जो चाहे वो डिमांड करो, जितना प्राइस चाहे उतना चार्ज करो, ठीक है, ये तो ट्रू है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई, ये भी ट्रू है ना। अच्छा, ये सारी पार्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको, जो हमारा अभी तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ टाइम्स आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मोनोपोली में प्राइस डिफरेंशिएशन है, याद आ रहा है, ये वही वाला पार्ट तो है। मोनोपोली में का प्राइस डिफरेंशिएशन वही वाला पार्ट है, ठीक है। तो दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलो देखो आ गया वापस से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अरे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है। गो फॉर दिस, क्वेश्चन बैंक करके जाओ, ठीक है। एंड बाद में कभी आपको एक शॉर्टकट बताने वाली मैं आपको कि लंबे लंबे आंसर्स के लिए क्या करना है, ठीक है। यस, बार बार थोड़ी ना वापस से अलग अलग नोट से वापस से इसकी भी प्रिंट निकालो, इसकी भी प्रिंट निकालो, इससे ये इससे पढ़ो, ये इससे पढ़ो, हाँ, एक ही मटेरियल होना चाहिए एग्जाम मोमेंट पे, ठीक है। यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ध्यान रखो, दो मोनोपोलिस्टिक बोला है, ठीक है। मोनोपोली में प्राइस डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अरे टाइड, विम्बार सब एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, याद आ रहा है। चलो, तो ये तो ट्रू है भाई, सवाल ही नहीं है, तो ट्रू है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। अब इसका रीजन वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि सारे जो प्रोडक्ट्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ऐसा तो नहीं है। विम्बार की अलग एक अपनी नीड होती है, टाइड की अलग है, व्हील की अलग है, ठीक है, निर्मा की अलग है, सबके अपने अपने ये होते हैं, सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। कौन सा सब्स्टिट्यूट है? नाउ अगर बच्चे ने अच्छी तरह से थॉरो है वो अपने नोट्स के साथ में या अपने कंटेंट अपने टेक्स्ट बुक के साथ में, तो उसे ध्यान में आ रहा होगा ये गलत पार्ट है, परफेक्ट नहीं होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये हो जाता है हमारा फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑलराइट। इंडेक्स नंबर्स आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, ट्रू, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स मेजर ओनली चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सरासर गलत मैम, कैसे, किधर, आओ इधर आ जाओ इंडेक्स नंबर्स के चैप्टर में, चलो स्टार्टिंग का ही पढ़ लो और ये वाला पार्ट वापस से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए हुए हैं ना। ओरिजिनली क्या बोला है, ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड, ओरिजिनली डेवलप किया था टू मेजर चेंजेस इन प्राइस लेवल। ओरिजिनली इंडेक्स नंबर चेंजेस इन प्राइस लेवल फाइंड आउट करने के लिए ही मेजर किया था, लेकिन प्रेजेंटली स्टॉक मार्केट के प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इन सब में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट में कितना चेंजेस हो रहा है, इन सब के लिए इंडेक्स नंबर यूज हो रहा है, समझ में आता है। चलो आ जाओ नोट्स में हमारे, अरे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अब तो ये ओनली वर्ड बोल दिया तो ये तो फिर गलत हो गया, ठीक है। तो अभी आंसर भी सबको समझ में आ गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ओके, नाउ अब ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है यार। जनरली अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ट्रू। एंड अरिथमेटिक मीन इज सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर एवरेजेस, ऑब्वियसली, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन वगैरह से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना बहुत इजी है, तो दोनों ही एकदम ट्रू है, ठीक है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। In national income, value of only final goods and services are produced in the economy. Produced in economy are considered. क्या सिफत है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं क्या, उन्हीं की वैल्यू कंसिडर करते हैं। मैम सही तो है। अब देखो यहाँ पे फैकल्टीज का भी आंसर कई बार चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आपको दूसरे टीचर दूसरा बताएंगे तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल, ठीक है, कि मैं क्यों यहाँ पे आपको ये कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर
मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है भाई? आओ इधर, ये देखो, सबसे पहले तो इधर आ जाओ। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? मॉनिटरी वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू रुपीज के टर्म में होना चाहिए, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy during a particular accounting year, during an accounting year, ठीक है। अब यहां पे देखो मॉनिटरी वैल्यू होना चाहिए ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैम सही तो है, ओके, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कुछ भी फॉरेन से पैसा आना बाकी है या पैसा देना बाकी है, उन सब का नेट फैक्टर इनकम, मतलब रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये भी ऐड होंगे, ये भी ऐड होंगे, दोनों भी ऐड होंगे, ठीक है। मैम किधर लिखा है ये सब? आओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ, हाँ ये देखो। अब क्या क्या है? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक बार हमने देख लिया, ठीक है, कि इट इज वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये भी सही, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे मॉनिटरी वैल्यू, मनी जिसका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनिटरी वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारी मम्मा का हमारे परिवार के लिए खाना बनाना, वो हम मेजर नहीं कर सकते, उसका मॉनिटरी कोई वैल्यू ही नहीं है यार, हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, मैंने मेरी सिस्टर को पढ़ाया, आई कांट फाइंड आउट, ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज का मॉनिटरी वैल्यू नहीं हम लोग कैलकुलेट कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम वही गुड्स एंड सर्विसेज का कैलकुलेट करेंगे जिसका मॉनिटरी वैल्यू है, ठीक है। नेट एग्रीगेट वैल्यू ऑब्वियसली, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंट बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड रिसीट माइनस पेमेंट्स। अभी समझ में आ रहा है क्यों मैंने आपको ये वाला लाइन गलत बोला? क्योंकि ये लाइन इसलिए गलत बोला बिकॉज ओनली बोला ना इन्होंने क्या बोला? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में कि नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अरे नहीं बाबा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किधर गया? ठीक है, आपने सही बोला लेकिन आपने आधा सही बोला, ठीक है, यू आर पार्शली करेक्ट, इट मीन्स ये वाला पार्ट फॉल्स है, ठीक है। ओके, नाउ नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म, ट्रू, ठीक है, ये तो ट्रू, अभी हमने पढ़ा, डेफिनेशन ही मॉनिटरी वैल्यू से चालू हो रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके चलो, ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट किधर इंक्लूड होता है? मैम याद नहीं आ रहा। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह क्या होते हैं? जल्दी जल्दी से बताओ तो, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? चलो मैं दिखाती हूँ आपको, सारी चीजें दिखाती हूँ। अरे ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी चीजें मिल रही है, ठीक है, पेंशन वगैरह। 1 सेकेंड, थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज, हाँ ये रहा, ठीक है। अ मेजर कंसर्न वेदर ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि स्कॉलरशिप, ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि स्कॉलरशिप्स वगैरह हो गई, कुछ ग्रांट्स वगैरह मिला, कुछ पेंशन मिला, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला, अरे ओल्ड एज पीपल को पेंशन वगैरह मिलता है, वो सारी चीजें ट्रांसफर पेमेंट में आती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है, अगर आपको कुछ सब्सिडीज वगैरह मिला, तो ये सारी चीजें आपको ट्रांसफर पेमेंट्स में आती है एंड विच शुड बी, अच्छा वेट अ सेकेंड, ऐसे गलत फॉर्मेशन मत करना, ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत करना, वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बिकॉज ऑन वन हैंड, अच्छा क्यों ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि नेशनल ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड करे या नहीं करे? क्योंकि एक साइड में जो पेंशन वगैरह कौन देती है? गवर्नमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा है, और एक इंडिविजुअल की क्या है? इनकम है। गवर्नमेंट का खर्चा है और इंडिविजुअल की इनकम है, ठीक है, चलो, हेंस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि कोई भी एक करेक्ट जगह पे वो नहीं हम उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में? नहीं, इट इज फॉल्स। ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अब यही सारी चीजें पढ़ी थी हमने, स्कॉलरशिप, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस,
आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये इसका करेक्ट रीजन है क्या? रीजनिंग ट्रू है, ठीक है, रीजनिंग ट्रू है, लेकिन ये जो ऊपर का असर्शन है वही फॉल्स है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब कौन से चैप्टर में जा रहे हैं हम लोग? सीधा बोलो कौन से चैप्टर में जा रहे हो? अरे पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला जो चैप्टर है ना, फिस्कल पॉलिसी, उसमें है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। यस ट्रू, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज ही पब्लिक पे एक्सपेंडिचर वगैरह करती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, ठीक है। ओके, अब रीजनिंग क्या बोल रहे हैं? ये इट इज ट्रू, ठीक है, ये तो ट्रू है। पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडरटेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। मैम याद नहीं आ रहा, ऑनेस्टली बोल रहे हैं मैम, याद नहीं आ रहा है पार्ट तो, क्योंकि इतने सारे चैप्टर थे ना, आप भी तो समझो। चलो ठीक है, मैं समझ गई हूँ, अब आप इधर आओ, आप भी मेरी फीलिंग समझो, ठीक है। याद नहीं आ रहा है? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अगर नोट से पढ़ा तो इंट्रोडक्शन तो याद आना चाहिए। मैडम इंट्रोडक्शन में था, आ जाए इधर। पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर का स्टार्टिंग का पैराग्राफ बोला है कि इट इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, दैट इज सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज। मैडम एग्जैक्ट दिया ना इन्होंने, इसीलिए तो बोलते हैं कि 12th बोर्ड है तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। अरे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा, नोट्स तो पढ़ लो, नोट्स इज एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऑफ योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलो, दैट इज प्रोटेक्शन फॉर द सिटीजन, सिटीजन अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, यस। सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, हाँ जी, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ जी, ठीक है। अभी जैसे अभी की प्रेजेंट नीड है कि सबको वैक्सीन चाहिए, ठीक है। एंड प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है। मैडम अभी आपने पब्लिक बोला फिर गवर्नमेंट बोला, अरे बात एक ही है ना, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ही खर्चा करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोला, बट प्रॉपर वर्ड्स क्या है हमारे बुक्स में? पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, क्योंकि पब्लिक के लिए डेट लिया है, ठीक है। चलो, तो ए एंड आर बोथ इज ट्रू, ये दोनों। अब देखो यहाँ पे अंडरटेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, डिक्टो सेम है, ठीक है। चलो, तो दोनों ट्रू है एंड इसका जो ये जो पार्ट है रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो बड़े आगे आ गया, डेट भी आ गया। लो, रेजिंग डेट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। अगर डेट वगैरह रेज करना बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, हाँ सही तो है, ठीक है, इट इज ट्रू। क्यों कॉमन एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि अगर डेट मतलब अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, खुद से लॉजिक लगाओ, अगर गवर्नमेंट को ना पैसों की कमी पड़ रही है, कमी कब पड़ेगी? जब खर्चे बहुत ज्यादा और गवर्नमेंट को जो टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू जा रहा है वो बहुत कम है, ठीक है, खर्चे बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू इतना सही है, रेवेन्यू बहुत थोड़ा सा है, ऐसे मोमेंट पे गवर्नमेंट को पब्लिक डेट लेना पड़ता है, ठीक है ना। आज और रीजनिंग में एक तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्या इस सिचुएशन में पब्लिक डेट लेते हैं? हाँ जी ट्रू, जो अभी मैंने बोला वही है ना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है पब्लिक रेवेन्यू से इतना छोटा था, ठीक है, तो दोनों ट्रू है और दोनों ही इसका करेक्ट, रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है जी। ऑल राइट, बस ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, थोड़ा सही है, आ जाओ फटाफट से कंप्लीट तो करना है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। वेट थोड़ा सा वो चैप्टर के अंदर घुसो, पहले थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, एकदम से आंसर याद नहीं आएगा, बट उस पे चैप्टर में आओ। मैम कौन सा चैप्टर? अरे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर है ना, ठीक है। अब वहां पे मुझे एक बार बताओ, जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, वो क्या काम करती है? वो क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करती है, और जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करती है मार्केट में। हमने पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ये कमर्शियल बैंक करेगी और लोन देगी, फिर किसी ने डिपॉजिट किया और लोन देगी, फिर डिपॉजिट फिर लोन, इस तरह से किस्सा चलता रहेगा, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएटर कौन है? कमर्शियल बैंक। और ये कौन है? क्या बोलते हैं?
क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, दैट इज योर सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब आ जाओ, अब अच्छे से रीड आउट करो, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो क्रेडिट कंट्रोल है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या? कॉमर्शियल बैंक का। किसका है वो? सेंट्रल बैंक का। किसका है वो? आरबीआई का, ठीक है। तो ये तो हो गया है दरअसल गलत, ठीक। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स, क्या वो डिपॉजिट क्रिएट करते हैं? क्रिएट डिपॉजिट्स आउट ऑफ लोन्स गिवन, जो भी डिपॉजिट्स है उनसे लोन, एंड देयर बाय गिविंग लीडिंग टू क्रेडिट क्रिएशन। अरे जो भी डिपॉजिट्स है उसी से वो लोग लोन वगैरह देते हैं और इस तरह से वो लोग मार्केट में क्रेडिट उधारियां क्रिएट कर रहे हैं। सही है? हाँ जी, ये तो सही है, ठीक है। वही मैंने अभी आपको बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों क्यों नहीं आ रहे मैम? अरे जब दोनों ट्रू है तब ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो एक फॉल्स है एक ट्रू है तो शुरू के दो में से ही आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट। अरे यार अभी देखो, मैंने आपको ये बताया था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? स्मॉल शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मार्केट है ये, ठीक है। और कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म मार्केट है ये, ठीक है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मार्केट, कैसे? शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह सब यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ स्टॉक एक्सचेंज में क्या शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोग करते हैं? नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए वो मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ट्रेडेड। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो हम लोग शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कोई कमोडिटीज परचेज करना है, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक फॉल्स है, कौन सा फॉल्स है? ये असर्शन फॉल्स है और ये वाला ट्रू है, ठीक। बढ़े आगे। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी, ट्रेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक। मैडम ये तो याद ही नहीं आ रहा है कि ये कहां पे पढ़ाया था। फॉरेन ट्रेड में आओ, जल्दी जल्दी से आओ। सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं हमारे नोट्स में, ठीक है। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अरे ट्रेड नहीं रहेगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा? ट्रेड एक इंजन है जो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाओ। अभी याद आ गया ना कहाँ से आया? नोट्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स बने लगे हैं इस नोट्स को बनाने के लिए, एंड विच आई एम प्रोवाइडिंग इट फॉर टू यू ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये तो आप सभी के लिए, ठीक है। चलो, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। अब क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बोलो अभी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ट्रेड जो है वो इंजन है ग्रोथ का और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। यस, समझ में आ रहा है कैसे आंसर करना है? ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। उसके बाद मैं आपको एक मस्त सा मजेदार एक चीज बताऊंगी, ठीक है। आपका पूरा क्वेश्चन बैंक तो वैसे ही सिंपल तरह से हो जाएगा। अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन लिए हैं, बट आप लोग ये अग्रीड हो रहे हो क्या कि सारी चीजें अपने नोट्स में से है? ठीक है, ओके। मतलब वो 27 पेज पढ़ना वर्थ है यार, ठीक है। और एग्जाम के एटलीस्ट मैम कितना टाइम लगना चाहिए? अगर आपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग किया है, ठीक है, नोट्स वगैरह के ऑलरेडी टेक्स्ट बुक की रीडिंग या कहीं से पढ़ा है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 डे में हो जाएगा। अच्छा मैम ऑलरेडी सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ के रखा है सारी चीज़ें और अच्छे से लर्न हो गया है, देन आई विल सजेस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, ठीक है। अगर बच्चा साल भर से मेहनत कर रहा है तब तो मैं बोलूँगी बेटा आप तो उसको सिर्फ 5 से 6 घंटे में फिनिश करके रख सकते हो, पूरा इकोनॉमिक्स 5 से 6 घंटे में फिनिश कर सकते हो, ठीक है। एक चैप्टर 1.5 पेज का ही है, ठीक है। एक चैप्टर सिर्फ 1.5 से 2 पेज का है तो फटाफट से हो जाएगा। और ये जो अपना फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर तो 1.5 पेज का ही है, ठीक है। चलो, लास्ट पॉइंट है हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर टू एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नहीं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है, मिक्सअप मत करना। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स में ही बताया है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है,
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं हम लोग वहां पे सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। मैम याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है दुष्टो, एक मिनट आ जाओ फिर मैं बताती हूँ सारी चीजें, ठीक है। अच्छा ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया। दिखाती हूँ बाबा, नोट से बताती हूँ, आ जाओ इधर पहले। रीजनिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। यस ट्रू। अब ये तो याद ही नहीं आ रहा है। हाँ जी आ जाओ आ जाओ, पता है मुझे आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना। देखो ऑलरेडी रेड मार्किंग होगी, ऑलरेडी मैंने आपको ये चीजें पढ़ा चुकी है, ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ाई है, ठीक है। ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड यूजुअली अ ईयर। साल भर में जितना भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, उसके क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। इसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, डिफरेंस वैल्यू है बिटवीन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट। और देखो यहाँ पे इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, जो गुड देख सकते हैं हम, और जो गुड देख नहीं सकते मतलब सर्विसेज। अगर हमने फॉरेन में पढ़ाया, फॉरेन के बच्चों को पढ़ाया, तो वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल गुड्स है, ठीक है, इट्स इन सर्विस। तो इन सबका अक्यूमुलेशन, ठीक है, ओके। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक फॉल्स है रे भाई और दूसरा क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ फटाफट से। अब देखो ये सारी चीजों के आंसर, ये देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट से, आंसर द फॉलोइंग, 4 फीचर्स ऑफ स्कोप, 4 फीचर्स ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 4 फीचर्स, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू, 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। बेटा सारी चीजें, ट्रस्ट मी गाइस, ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में कवर कर दी है, मैंने रेगुलर लेक्चर्स में भी आपको ये सारी चीजें कवर कर दी है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। यस आ जाओ इधर, हाँ चलो इसके तो मैं आपको सारे आंसर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स फीचर्स। अब कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड इट्स फीचर्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्रो उसके फीचर्स और माइक्रो उसके फीचर्स, ठीक है। चलो आ जाओ, नोट्स में देखना सारी चीजें है या नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान करवा दी है, ठीक है। ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पूछा है, ये लिखो, डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा कोई भी आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, लॉन्ग आंसर्स कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला पैराग्राफ होना चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर होना चाहिए मीनिंग, फिर होना चाहिए डेफिनेशन, और लास्ट में लिखोगे फीचर्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे आईपीएस नाम था इसका कोड, ठीक है, फीचर्स ऑफ माइक्रो। एंड अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ये रहा इसका डेफिनेशन, ठीक है, और ये रहा इसका फीचर CGLPG स्क्वायर, ठीक है। चलो सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, ठीक है। आप शांति से बैठ के एक बार कर भी सकते हो। लॉ ऑफ DMU क्या होता है और उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके एक्सेप्शंस क्या होता है। चलो आ जाइए, ये पार्ट भी बता देती हूँ। सारे लेक्चर्स भी हो चुके हैं हमारे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड और उसके एक्सेप्शंस, ठीक है। ये देखो डिटर्मिनेंट्स था, हाँ ये रहा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इतना लिखोगे आप। और एक्सेप्शंस में कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, ठीक है। एक्सेप्शंस में यहां से पूरा आंसर लिखोगे पूरा, ठीक है। ये देखो गिफन पैराडॉक्स अभी जस्ट किया है, गिफन पैराडॉक्स, स्पेक्यूलेशन, हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूशन, ठीक है, ये सारा पार्ट। और क्या पूछा आपको, लॉ ऑफ DMU पूछा है, और उसके लॉ ऑफ DMU वाले चैप्टर में नहीं है, लॉ ऑफ DMU ये सेकंड चैप्टर में है, ठीक है। आ जाओ इधर, लॉ ऑफ DMU ये रहा, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन कर दो, और डायरेक्टली आ जाना एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शन क्या था इसका, आप और हम, एडिक्शन, पावर, ठीक है, मनी, माइजर एंड हॉबीज। आप और हम, ठीक है, हम आप और हम इसके क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है, लॉ ऑफ DMU के। चलो जी ये दोनों पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स साइज, ये तो मैंने आपको आज इस लेक्चर में बताया है
कि जो टाइप्स होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स है। याद है बताया था, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, ये एवरीथिंग इज कवर्ड इन नोट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये सारी चीजें, ये देखो इस तरह से प्रॉपरली डायग्राम बना के आओगे। जितना ज्यादा थ्योरेटिकल पेपर में ग्राफ डायग्राम वगैरह बनाते हो उतना ज्यादा आपकी चांदी है, ठीक है। इसलिए मैंने देखो ये जो आंसर है इसको मीनिंग, वैल्यू ऑफ ईडी, ठीक है, फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक, फिर डिमांड कर्व का मूवमेंट, ये सारी चीजें मैंने अच्छी तरह से आंसर आपको प्रेजेंट करके दिया, ठीक है। आपके एफर्ट सही नहीं, आपको सिर्फ ये नोट्स लेनी है, सीधा लर्न करना शुरू करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। और क्या क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड उसके एग्जामिनेशन, अच्छा ये हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई और उसके एक्सेप्शन, आ जाओ। ये देखो यहाँ पे मेथड्स है, ये रहा आपका मेथड्स, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये रहा, ज्योमेट्रिक मेथड ये दोनों पार्ट यहाँ पे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत ही इजीएस्ट मेथड बताया मैंने आपको, सिर्फ इतने पार्ट में फटाफट से हो जाता है, ठीक है। लेक्चर्स में पूरी हर एक चीज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। और क्या पूछा उन्होंने, और क्या पूछा, तो क्वेश्चन क्या था, लॉ ऑफ सप्लाई, अरे यार वो एक रिप्लाई, क्वेश्चन बोलते ही आंसर याद आता है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, एक रिप्लाई, ठीक है। चलो याद आ रहा है या नहीं कि वो भी दिखाऊं वापस से, आ जाओ यार, तो सारी चीजें बता देती हूँ मैं एक बार। ये देखो ये रहा आपका एक रिप्लाई, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, एवरीथिंग। अच्छा आंसर कैसे लिखना है मैम, हाँ जी आ जाओ, ये एक मेन पार्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग, अच्छा सप्लाई के केस में पॉल सैमुएल्सन है, ठीक है, फिर उसके बाद में लॉ ऑफ सप्लाई अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ये दोनों भूलना मत, मिक्सअप मत करना, ठीक है। और यहाँ पे जब आप लॉ ऑफ सप्लाई में आओगे ना, थोड़ा सा सप्लाई का इंट्रोडक्शन देना, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में थोड़ा सा लिखना। ये देखो ये यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई, ये देखो यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और डायरेक्टली मैम इतना पूरा लिखना है, नहीं कोई जरूरत नहीं था पूरा लिखने की, ठीक है। शॉर्ट में लिखो, एक्सप्लेन करो 4-5 लाइन में, और डायरेक्टली हाँ एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन शिद्दत से एक्सप्लेन करो, ठीक है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस डिटर्मिनेशन कंसेप्ट बता दो, ठीक है। ओके, इंडेक्स नंबर और उसके वेरियस स्टेप्स, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज के सोर्सेज, वेरियस रीजन क्या है, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बेटा ट्रस्ट मी, आप जब नोट से देखोगे सारे आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, ठीक है। अननेसेसरी ये लेक्चर वीडियो और ज्यादा बड़ा करके अपन को कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आप खुद से देखो, अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है कि ये क्वेश्चन कैसे लिखना है मैम, ये वाला पार्ट कैसे करना है, तो मैं आपको वो पार्ट करवा दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, मुझे आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर मैंने मेरा दिया हुआ है आपको नोट्स में, ठीक है। तो मेरा वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी, आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलो, तो इन केस ऑफ एनी डाउट्स विश यू, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। लॉकडाउन लग रहा है, शिद्दत से पढ़ाई करो, पैनिक मत हो कि सब घर में है, पढ़ाई कैसे करें मैडम, बहुत टाइम डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइब्रेरी जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अकेले होती है पढ़ाई, सबके साथ नहीं होती, सिर्फ बहाने हैं यार सिर्फ बहाने दे रहे हो आप अपने आप को, और कुछ भी नहीं कर रहे हो, बहाने मत दो। मैं वापस बोल रही हूँ, 99% जो बच्चे हैं, 99% जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो टाइम इनको मिला है ना 15 से 20 दिन का, ये लोग वेस्ट करने वाले हैं। और जो मेरा 1% बच्चा है, 1% बच्चा है जो वो शिद्दत से पढ़ाई करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन हुआ है नहीं हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन हुई है नहीं हुई है, घर में कोई आया है नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ इतना पता है यार मेरे को ना आगे बढ़ना है, एंड ट्रस्ट मी, आपसे आगे अगले 2 से 3 सालों में आगे आपसे वही दिखेगा, ठीक है। तो यार साल भर मेहनत की है, लास्ट 15-20 डेज की बात है, मत ये करो, बाद में लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे, बाद में रिग्रेट। सी रिजल्ट वाला दिन आएगा ना, आप हिचक होके बताओगे 72%, वो बंदा बहुत ही शिद्दत से बोलेगा, क्योंकि वो 40% वाला बंदा 72 आ गया ना, अरे तेरे को पता है मेरा 72 आया, आप शॉक हो जाओगे फिर उससे। तब रो के मतलब नहीं है, जब आज मेहनत नहीं की और आज टाइम दिया है ऊपर वाले ने, एडिशनल टाइम दिया है यार, ये टाइम यूटिलाइज करके एवरेज बच्चा सीधा मेरिट या डिस्टिंक्शन ला सकता है। एवरेज बच्चा जो 40-50% वाला बच्चा डिस्टिंक्शन ला सकता है,
और जो 70-80% वो डायरेक्टली मेरिट के लिए प्रिपेयर कर सकता है। आप डिसाइड करो आप कौन से लेवल पे हो, और आपको टारगेट दे दिया मैंने, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह है, आप मुझे लेट मी नो, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। मैंने मेरे नोट्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स कवर नहीं थे, बट मैंने आपको सारी चीजें ऑब्जेक्टिव कर करके भी बता दी कि देखो भाई सारी चीजें नोट्स में है, ठीक है। ट्रस्ट मी, अच्छे से पढ़ाई करो, सिर्फ नोट्स पढ़ा मोर देन इनफ, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं। यस, चलो बाय, टेक केयर।